You all a very welcome to your ABC and Lifestyle official channel. I am Dr. Parveen Malik, working as Assistant Professor in the Department of Agriculture, Siram College, Muzaffarnagar. I have come here today to present my topic on Introduction to Crop Physiology and its importance in agriculture. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अपने सिलेबस को देख लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी में फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी सेकंड सेम में हम पढ़ते हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में। ये हमारा थ्योरी का पार्ट है। देखो थ्योरी के पार्ट में यूनिट फर्स्ट में हमारा इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी एंड इट्स इंपोर्टेंस इन एग्रीकल्चर ये वाला आएगा। ऐसे ही करके ये हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट है। ये कुछ रेफरेंसेस टेक्स्ट बुक है जो फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी में आपकी हेल्प करेगी स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो अपना टॉपिक आज का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी यानी कि क्रॉप फिजियोलॉजी का मतलब है फसल कायकी और इट्स इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है क्रॉप फिजियोलॉजी की, उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्रॉप की डेफिनेशन लिखी है। देखो क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज ए group of plants grown as a community in a specific locality and for a specific purpose। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक लोकेलिटी यानी कि विशिष्ट इलाके में एक कम्युनिटी यानी कि समुदाय के रूप में और एक स्पेसिफिक पर्पज यानी कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए ग्रोन उगाए गए प्लांट्स का एक ग्रुप है, उसको हम क्रॉप बोलते हैं यानी कि फसल बोलते हैं। अब हम क्रॉप फिजियोलॉजी के डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो क्रॉप फिजियोलॉजी होता क्या है। देखो इसको मैं शॉर्ट में लिखा है सीपी यानी कि क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वेज इन विच प्लांट physiological process are integrated to causes whole plants response in communities. The subject matter of crop physiology includes the way in which the knowledge of plant physiology is applied for better management of crop। इस सब का मतलब ये है कि क्रॉप फिजियोलॉजी में हम उन वेज यानी कि तरीकों का अध्ययन या स्टडी करते हैं जिसमें प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कम्युनिटीज में होल प्लांट की प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड किया जाता है। फिर इसका मतलब ये है आगे कि क्रॉप फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर क्रॉप फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु में वे तरीके हैं जिनमें प्लांट फिजियोलॉजी की नॉलेज यानी कि ज्ञान क्रॉप के बेटर मैनेजमेंट के लिए अप्लाइड यानी कि लागू किया जाता है, उसको हम क्रॉप फिजियोलॉजी बोलते हैं। या कुछ इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो, बहुत छोटी सी है कि स्टडी ऑफ वाइटल ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ क्रॉप प्लांट दैट इज कॉल्ड क्रॉप फिजियोलॉजी। इसको हम हिंदी में जानेंगे क्या होता है। इसमें हम क्रॉप प्लांट की वाइटल एक्टिविटीज यानी कि महत्वपूर्ण गतिविधियों का
अध्ययन या स्टडी करते हैं, जिसको हम क्रॉप फिजियोलॉजी यानी कि फसल कार्य की कहते हैं। देखो वाइटल एक्टिविटीज यानी कि वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज होती क्या है। देखो जैसे मैंने लिखा कुछ पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जैसे प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है, डिफ्यूजन कैसे होता है या क्या होता है, ओस्मोसिस कैसे होता है या क्या होता है। फिर आ जाएगा हमारा वाटर ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, मिनरल ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म कैसे होता है या क्या होता है। ये सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आती है, यानी कि वाइटल एक्टिविटी के अंदर। फिर मैंने एक डेफिनेशन और लिखी है क्रोफिजियोलॉजी। क्रोफिजियोलॉजी क्या होती है, जो नॉर्मल सी सभी आपको बुकों में भी मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा कि क्रोफिजियोलॉजी होती क्या है। सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ। क्रोफिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ वाइटल एक्टिविटीज ऑफ क्रॉप प्लांट। इसका मतलब यह है क्रोफिजियोलॉजी एग्रीकल्चर बॉटनी यानी कि कृषि वनस्पति विज्ञान की वह ब्रांच है, वह शाखा है जो क्रॉप प्लांट की वाइटल एक्टिविटीज यानी कि महत्वपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन या स्टडी करती है। उसे हम क्रोफिजियोलॉजी बोलते हैं, यानी कि फसल कायकी कहते हैं। देखो क्रोफिजियोलॉजी जो है उसके जो फादर थे कौन थे, यानी कि फादर ऑफ क्रोफिजियोलॉजी की कौन थे, स्टेफन हेल्स। ये 1727 में ये इन वर्ल्ड के अंदर आता है। और इंडिया के अंदर क्या कौन आता है फादर इसका, वो आता है जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस। अब हम एक और पॉइंट मैंने आगे लिखा हुआ है इसमें, देखो ये मैंने लिखा है इट इज द साइंस कंसर्ट विद प्रोसेस एंड फंक्शन द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू इन्वायरमेंट एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द रिस्पॉन्स। देखो इसका मतलब ये है कि यह प्रोसेस यानी कि प्रक्रियाओं और फंक्शन यानी कि कार्यों व इन्वायरमेंट के प्रति प्लांट का रिस्पॉन्स, प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले डेवलपमेंट और ग्रोथ में कंसर्ट यानी कि संबंधित साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। It helps to understand various biological process of the plant like photosynthesis, respiration, transpiration, translocation। इसका मतलब ये है कि यह प्लांट की यानी कि विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन। फिर आ गया न्यूट्रिशन अपटेक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन थ्रू हॉर्मोन्स एंड सच अदर प्रोसेस विच हैव profound impact on crop yield। और ऐसी अन्य प्रोसेस को समझने में मदद करता है जिनका क्रॉप यील्ड पर प्रोफाउंड यानी कि गहरा प्रभाव पड़ता है। ये कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है क्रोफिजियोलॉजी को, क्रोफिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन में। ये मैंने एक प्लांट बनाया है जिसको हम एक तरह से फिगर का नाम दे सकते हैं फोटोसिंथेसिस चार्ट है ये आपके सामने। देखो ये सनलाइट है जो आपके प्लांट पे पड़ रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये वाली इसको कार्बन डाइऑक्साइड इस यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये आपका वाटर है जो प्लांट में दिया जा रहा है। ये मिनरल्स यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। ये प्लांट शुगर्स है। ये ऑक्सीजन्स है, यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है लीफ से। देखो नीचे मैंने पॉइंट में लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स स्टोमेटा टिनी होल्स इन द लीव्स। देखो इसका मतलब ये है कि जो CO2 है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के स्टोमेटा में, स्टोमेटा होता है टिनी होल्स में एंटर करती है। देखो इसमें सबसे पहले नंबर पे प्रोसेस के बारे में बताया। देखो प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस का मीन्स है नेचुरल इवेंट्स या सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ये इसके एग्जाम्पल है प्रोसेस करने का कि दैट अकर इन लिविंग प्लांट्स आर। कौन कौन से होंगे लिविंग प्लांट्स में अकर? आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, आयरन ऑब्जर्वेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गई, एलिमिनेशन हो गया, फ्लावरिंग हो गई, सीड फॉर्मेशन हो गया, और अंत में आपका बचा सीड जर्मिनेशन। देखो मैंने नोट में लिखा है, क्या लिखा है कि टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द प्लांट प्रोसेस इज द मेन या फर्स्ट टास्क ऑफ प्लांट या क्रॉप फिजियोलॉजी, यानी कि फर्स्ट टास्क है। इसका मतलब ये है कि प्लांट प्रोसेस को डिस्क्राइब एवं एक्सप्लेन करना प्लांट या क्रॉप फिजियोलॉजी का मेन या फर्स्ट टास्क या कार्य है। ये इसका मतलब हो गया। अब आते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है हमारा फंक्शन। देखो फंक्शन का मीन्स ये है कि नेचुरल एक्टिविटी ऑफ सेल्स और टिश्यू और ऑर्गन और एक केमिकल सब्सटेंस। देखो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। ये हमारा ये क्या करता है, फर्स्ट टास्क में फंक्शन का मीन्स है किसी सेल या टिश्यू यानी कि ऊतक या ऑर्गन यानी कि अंग या किसी केमिकल सब्सटेंस यानी कि रासायनिक पदार्थ की नेचुरल एक्टिविटी है, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। देखो फर्स्ट टास्क में तो मैंने आपको बता दिया इसका मीन्स। अब इसमें लिखा कि सेकंड टास्क ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इज टू बी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फंक्शनल ऑफ ऑर्गन्स। इसके अंदर आएंगे टिश्यू, सेल एंड सेल ऑर्गन्स इन प्लांट। देखो इसको समझते हैं सेकंड टास्क को। देखो सेकंड टास्क को समझने के लिए मैं यहां से पढ़ूंगा इसको कि प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड टास्क प्लांट में किसी ऑर्गन, टिश्यू, सेल और सेल ऑर्गन के फंक्शन को एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करना होता है सेकंड टास्क में। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि फंक्शन ऑफ ईच केमिकल कंस्टिट्यूट वेदर इट मे बी कैन आयन मोलिक्यूल्स और ए मैक्रोमोल्यूल्स मोलिक्यूल। देखो इस सब का मतलब ये है कि ईच यानी कि प्रत्येक केमिकल कंस्टिट्यूट का फंक्शन, चाहे वह आयन हो, मॉलिक्यूल यानी कि अणु हो, और या मैक्रो मॉलिक्यूल हो, ये इसका मतलब हो गया। अब मैंने लिखा कि बोथ प्रोसेस यानी कि दोनों प्रोसेस फंक्शंस आर डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड रहते हैं, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर और मॉडिफाइड पे। उसमें हम सच एज यानी कि जैसे बता सकते हैं लाइट हो गया और आपका टेम्परेचर हो गया। देखो लाइट और टेम्परेचर यानी कि दीज यानी कि ये दो फैक्टर है जो इसको मॉडिफाई कर, जो इसको एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा मॉडिफाई करते हैं। थर्ड टास्क पढ़ो उसका फंक्शन के अंदर। देखो थर्ड टास्क ऑफ प्लांट या क्रॉप फिजियोलॉजी इज टू बी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन
हाउ प्रोसेस एंड फंक्शन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वायरमेंट। इस सब का मतलब यह है कि प्लांट में या क्रो फिजियोलॉजी का थर्ड टास्क यानी कि कार्य यह डिस्क्राइब करना और एक्सप्लेन करना है कि प्रोसेस और फंक्शन इन्वायरमेंट में चेंज पर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कैसा उत्तर देते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, उसको हम इसमें जानते हैं थर्ड टास्क के अंदर। अब हम ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे क्रो फिजियोलॉजी की। क्रो फिजियोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री को आज हम जानेंगे, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया था हमको इसके बारे में। देखो, सबसे पहले हमने एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे दिया है, WL बाल्स 1915। देखो इसने क्या कहा था कि क्रो फिजियोलॉजी विद द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक ऑफ यील्ड डेवलपमेंट इन क्रॉप रियली बिगिन विद द वर्क ऑफ WL बेल्स। देखो इस सब का मतलब ये है कि क्रॉप में यील्ड डेवलपमेंट यानी कि उपज विकास की गतिशीलता को समझाने के एम से क्रो फिजियोलॉजी वास्तव में WL बाल्स के वर्क से शुरू हुआ था। ये इसकी लाइन का मतलब हो गया। अब इसने दूसरी लाइन में क्या कहा कि अलोंग विद हल्टन ही एनालाइज द इफेक्ट ऑफ प्लांट्स स्पेसिंग एंड सोइंग डेट ऑन द डेवलपमेंट एंड yield of Egyptian cotton plant within crop stands not in isolated plant. It was from his work the term crop physiology come into existence। देखो इस सब का मतलब ये है कि होल्टन के साथ उन्होंने इजिप्शियन यानी कि मिस्र कॉटन प्लांट के डेवलपमेंट और यील्ड पर प्लांट के स्पेसिंग और सोइंग डेट के इफेक्ट यानी कि प्रभावों का एनालाइज यानी कि विश्लेषण किया, न कि अलग अलग पौधों में। उनके वर्क से क्रो फिजियोलॉजी शब्द अस्तित्व में आया। ये इसका मतलब हो गया। अब देखो 1947 में क्या कहा था भाई। 1947 में एक कॉन्सेप्ट आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ LAI। LAI का फुल फॉर्म होती है लीफ एरिया इंडेक्स, वाज डेवलप्ड बाय DJ Watson। दिस इंडेक्स हैज प्रोवाइड ए मोर मैग्निफिक वे ऑफ एनालाइजिंग ग्रोथ इन क्रॉप्स एंड स्टिमुलेट रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्रॉप फिजियोलॉजी। देखो इस सब का मतलब ये है कि जो लीफ एरिया इंडेक्स का कॉन्सेप्ट डीजे वाटसन द्वारा डेवलप किया गया था। फिर अगली लाइन में इसने कहा कि इस इंडेक्स ने क्रॉप की ग्रोथ एनालाइज करने का एक अधिक सार्थक तरीका प्रोवाइड किया है। अगली लाइन में क्या कहा इसने कि और क्रो फिजियोलॉजी में नए सिरे से इंटरेस्ट को स्टिमुलेट यानी कि प्रेरित किया है। ये 1947 में बताया था उसने। अब 1950 में क्या कहा, 1950 की हिस्ट्री में क्या कहा इसने कि स्टडी ऑन फोटोसिंथेटिक रेट ऑफ द लीफ एंड लूज ऑफ फोटोसिंथेसिस by respiration was studied by the development of IRGA यानी कि इंफ्रारेड गैस एनालाइजिस मेथड। देखो 1950 की हिस्ट्री में इसने ये कहा था, इसका मतलब ये है कि
1950 के दशक में उसने कहा कि जो लीप की फोटोसिंथेटिक रेट और रेस्पिरेशन द्वारा फोटोसिंथेसिस के लॉस पर स्टडी किसके डेवलप द्वारा किया गया था, ये इसमें बताया 1950 के दशक में बताया गया था। वो कौन था? वो था हमारा IRGA मेथड द्वारा, यानी कि इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अब आ गया 1953 के दशक में क्या स्थिति। मोन्सी एंड साकी ने explain about the manner of light interruption by the crop canopy with their concept of light interruption coefficient। देखो इसका मतलब ये है कि दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? एक था हमारा मोन्सी और दूसरा था हमारा साकी। साकी ने लाइट इंटरप्शन कोफिशिएंट यानी कि प्रकाश अवरोधन गुणांक को अपने कॉन्सेप्ट के साथ क्रॉप कैनोपी द्वारा लाइट इंटरसेप्शन के मैनर या तरीके के बारे में समझाया या एक्सप्लेन किया था। ये 1953 का हो गया। अब 1963 में एक के दशक में हेस्किथ एंड मोस showed that photosynthesis by leaves of maize, sugarcane and related tropical grasses could much higher rates which less marked light saturation than leaves of other plant। देखो इसमें क्या है, इसमें दो साइंटिस्टों ने क्या शोन किया था, यानी कि हेस्कथ और मोस ने दिखाया कि मेज यानी कि मक्का, सुगर केन यानी कि गन्ना और रिलेटेड ट्रोपिकल गैस की लीव्स द्वारा फोटोसिंथेसिस अदर प्लांट्स की लीव्स की तुलना में कम चिन्हित यानी कि लेस मार्केड लाइट सैचुरेशन के साथ मच हाइयर रेट पर हो सकता है। ये 1963 के दशक में ये हिस्ट्री में बताया था उसने अपनी प्रोफिजियोलॉजी। अब हम आज एग्रीकल्चर में प्रोफिजियोलॉजी की इंपोर्टेंस यानी कि महत्व को जानेंगे। यहाँ पे आप देखियो मैंने क्या लिखा है कि many aspects of agriculture and horticulture can be defeated from more intensive research in plant physiology to provide practical solution in agriculture and horticulture। देखो इस सब का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए प्लांट फिजियोलॉजी में मोर इंटेंसिव यानी कि गहन रिसर्च से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के मैनी एस्पेक्ट यानी कि कई पहलुओं को बेनिफिटेड यानी कि लाभान्वित किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा था इंपोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंपोर्टेंट, ये कुछ एग्जांपल्स है। देखो इसको हम जानते हैं कैसे, क्या कहा इसने। इसमें कहा कि इसने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्रॉप फिजियोलॉजी के इंपोर्टेंस को निम्नलिखित एग्जाम्पल द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है सीड फिजियोलॉजी।
सीड फिजियोलॉजी में मैंने लिखे 2-3 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट मैंने लिखा कि सीड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग डिपेंड्स अपॉन वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो इस सब का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है सीड का जर्मिनेशन और सीडलिंग की प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट यानी कि उचित स्थापना विभिन्न विभिन्न यानी कि वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये पहला पॉइंट बताया सीड फिजियोलॉजी के अंदर। और दूसरे पॉइंट में क्या कहा इसने? दूसरे पॉइंट में इसने कहा कि सीड फिजियोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड मोर्फोलॉजिकल चेंज दैट अकर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। देखो इस सब का मतलब ये है कि सीड फिजियोलॉजी जर्मिनेशन, समझते हो, अंकुरण के दौरान होने वाले डिफरेंट फिजियोलॉजिकल और मोर्फोलॉजिकल चेंज को समझने में हेल्प करता है, यानी कि सहायता करता है। ये इसमें बताया दूसरे पॉइंट में। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहा सीड फिजियोलॉजी में? उसने कहा कि एनी डेविएशन इन दीज प्रोसेस केजेस सीड डोरमेंसी, द डोरमेंट कंडीशन ऑफ द सीड बार्स, immediate use of harvested seed for next crop which is important in intensive agriculture। देखो इसमें इसने क्या कहा कि सीड फिजियोलॉजी, नहीं सॉरी, इसमें इसने कहा कि इन प्रोसेस में कोई भी डेविएशन, समझते हो, विचलन सीड डोरमेंसी का कारण बनता है। ये इस लाइन का मतलब हो गया। अब दूसरी लाइन में क्या कहा इसने? दूसरी लाइन में इसने कहा कि सीड बार यानी कि बीज पट्टियों की डोरमेंट कंडीशन यानी कि सुप्त अवस्था में नेक्स्ट क्रॉप के लिए हार्वेस्टेड सीड का इमीडिएट यूज किया जाता है, जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि गहन कृषि में महत्वपूर्ण है। ये इसका मतलब हो गया। ये इसका एग्जांपल है भाई सीड फिजियोलॉजी का। देखो सीड फिजियोलॉजी में मैंने एग्जांपल लिया है, क्या कहा है मैंने? व्हेन एवर पैडी इज यूज एज ए सीड मटेरियल in the very next season, it is recommended to treat the seed either with NHNO3 और या with GA। देखो इसका मतलब ये है, देखो जब भी नेक्स्ट सीजन में पैडी यानी कि धान की फसल का सीड मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है तो सीड को HNO3 या GA के साथ ट्रीट यानी कि उपचारित करने की सिफारिश रिकमेंडेड किया जाता है, सिफारिश या रिकमेंडेड किया जाता है। देखो HNO3 में हमारे नाइट्रिक एसिड आ जाता है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? इज द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। जीए को हम गैलियम बोलते हैं। गैलियम क्या है? एक केमिकल एलिमेंट्स है। ये कुछ इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ऑप्टिमम सीडलिंग ग्रोथ एंड प्लांट पॉपुलेशन। देखो इसमें मैंने लिखा कि बाई नोइंग द प्रोसेस ऑफ रेडिकल एंड प्यूमल emergence and their function, we can achieve best plant health, which is the outcome of best plant physiology। देखो इस सब का मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि रेडिकल और प्यूमूल
यानी कि ये भी बोल सकते हैं पल्म्यूल। इमरजेंस का प्रोसेस और उनके फंक्शन को जानकर हम बेस्ट प्लांट हेल्थ अचीव यानी कि प्राप्त कर सकते हैं, जो बेस्ट प्लांट फिजियोलॉजी का आउटकम यानी कि परिणाम है। ये इसका मतलब हो गया। अब दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा ऑप्टिमम के, दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा कि बाय नोइंग द डिफरेंट इनपुट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट वाटर nutrients sunlight we can easily manage the plant population to get highest yield input interaction of plants within their body is the matter of plant physiology। देखो इस सब का मतलब ये है कि प्लांट्स की डिफरेंट इनपुट्स रिक्वायरमेंट वाटर न्यूट्रिएंट्स सनलाइट को जानकर हम हाईएस्ट यील्ड प्राप्त करने के लिए प्लांट्स की पॉपुलेशन को इजीली मैनेज कर सकते हैं यहां पर। फिर अगले पॉइंट में क्या लिखा मैंने, अगले पॉइंट में मैंने लिखा कि उनकी बॉडी के भीतर प्लांट्स की इनपुट इंटरेक्शन प्लांट फिजियोलॉजी का विषय है। ये इसका मतलब हो गया। अब हमारा आ गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा ग्रोथ मेजरमेंट ऑफ क्रॉप का। देखो इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे, दोनों पॉइंट को हम डिस्क्राइब करते हैं। देखो पहला पॉइंट में लिखा है मैंने कि द फर्स्ट प्री रिक्वेस्ट फॉर हायर यील्ड इन क्रॉप इन हाई टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। देखो इसका मतलब ये है कि क्रॉप में हायर यील्ड के लिए फर्स्ट प्री रिक्वेस्ट यानी कि शर्त पर यूनिट एरिया में कुल ड्राई मैटर का हायर प्रोडक्शन है। ये इसका मतलब हो गया। दूसरा क्या कहा, हाई ड्राई मैटर प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ ऑप्टिमम लीफ एरिया इंडेक्स भी इसको वो कह सकते हैं, एंड नेट एलिमिनेशन रेट CGR बराबर LAI इंटू NAR। देखो इसका मतलब ये है कि हाई ड्राई मैटर को प्रोडक्शन ऑप्टिमम लीफ एरिया यानी कि ऑप्टिमम लीफ एरिया इंडेक्स और नेट एनिमिलेशन रेट का एक कार्य है। इस वाले फॉर्मूले से हम इसको यूज कर सकते हैं ग्रोथ मेजरमेंट ऑफ क्रॉप में। इसमें भी मैंने एक एग्जांपल दिया पहले की तरह। इसमें मैंने एग्जांपल दिया है प्यूरिंग ऑपरेशन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक मैंगो इज डन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट फॉर बेटर फोटोसिंथेसिस। देखो इस सब का मतलब क्या है, इस उदाहरण में क्या मतलब है इसका। इस उदाहरण में मैंने कहा कि बेटर फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट के इस प्रिंसिपल के बेस पर मैंगो जैसी हॉर्टिकल्चर क्रॉप में प्रूनिंग ऑपरेशन यानी कि छटाई का कार्य किया जा सकता है। ये इसका मतलब हो गया। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ हमारा पॉइंट है हार्वेस्ट इंडेक्स का। हार्वेस्ट इंडेक्स में मैंने एक पहले पॉइंट में लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस एंड द फोटोसिंथेसिस यूज इन रेस्पिरेशन इज द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो इस सब का मतलब ये है कि प्रोड्यूस यानी कि उत्पादित ड्राई मैटर का
टोटल अमाउंट और रेस्पिरेशन में यूज किए जाने वाले फोटोसिंथेसिस के बीच का डिफरेंस फोटोसिंथेसिस का नेट प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध उत्पाद है। ये मतलब हो गया हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का मतलब। अब आगे हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक यील्ड डिपेंड ऑन हाउ द ड्राई मैटर इज डिस्ट्रीब्यूट अमोंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। देखो इसमें इसका मतलब क्या है, देखो इकोनॉमिक यील्ड यानी कि आर्थिक उपज इस बात पर डिपेंड करती है कि ड्राई मैटर को प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये इसका मतलब हो गया। फिर तीसरे पॉइंट में कहा कि पार्टीशन ऑफ टोटल ड्राई मैटर अमोंग द मेजर प्लांट्स ऑर्गन्स इज ऑफ इंटरेस्ट टू द फार्मर एज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन इट इज पार्टीशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक यील्ड। देखो इस सब का मतलब क्या है, इस सब का मतलब ये है इसका मतलब ये है कि मेजर प्लांट्स के ऑर्गन्स के बीच टोटल ड्राई मैटर का पार्टीशन फार्मर के इंटरेस्ट यानी कि रुचिकर है, क्योंकि वे इकोनॉमिक यील्ड यानी कि आर्थिक उपज की दिशा में उनके पार्टीशन में अधिक रुचि या दिलचस्पी रखते हैं या लेते हैं। ये इसका मतलब हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड इन ग्राउंडनट प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ पोड्स एज द रिप्रोडक्टिव पीरियड gets constructed. These groundnut various varieties with relatively extended period of productive growth are desirable. देखो इस उदाहरण का मतलब ये है, इस उदाहरण में मैंने क्या बताया है, इस उदाहरण में मैंने ग्राउंड नट के बारे में बताया। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। देखो ग्राउंड नट में एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड के कारण लेस नंबर में पोड्स यानी कि फलियां बनती है। रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन अवधि कंस्ट्रक्टेड हो जाती है। इस प्रकार रिलेटिवली एक्सटेंडेड रिप्रोडक्टिव पीरियड वाली ग्राउंडनट की वैरायटी डिजायरेबल है। ये इसका मतलब हो गया। अब हम आगे इसके पांचवें पॉइंट पे। देखो पांचवा पॉइंट क्या है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट वीडिसाइड। अब इसमें हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स टू किल अनवांटेड प्लांट्स इज वाइड सेपरेट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। देखो इसका मतलब ये है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए हर्बिसाइड का यूज वाइड सेपरेट वाइड सेपरेट यानी कि व्यापक है। ये इसका मतलब हो गया। फिर दूसरा पॉइंट लिखा मेजोरिटी ऑफ हर्बिसाइड। इसमें मैंने लिखा अबाउट half of the commercially important compound act by interpreting photosynthetic electron flow। एग्जाम्पल है इसका पैराक्वाइट, ड्यूरोन और या ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ रेस्पिरेशन।
देखो इस सब का मतलब ये है कि कमर्शियली यानी कि व्यावसायिक रूप से इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से लगभग हाफ यानी कि आधे को इंटरफुटिंग यानी कि बाधित करके कार्य करते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग ये याद कर सकते हो, पैराक्वाट हो गया, ड्यूरान हो गया, या कह सकते हैं एक और कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसके हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक्ड इट virtually stop light reaction of photosynthesis. When light reaction is stopped, the dark reaction does not happen and thus CO2 यानी carbon dioxide is not fixed as carbohydrate. Therefore, the weed is killed by starvation. देखो बहुत अच्छे पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट वीडीसाइड के अंदर। इसको हम जानते हैं, इसमें लिखा क्या है मैंने, इसमें मैंने ये लिखा है कि फोटोसिंथेसिस में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक्ड हो जाता है तो यह वर्चुअली यानी कि वस्तुतः फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, यानी कि बंद कर देता है या रोक देता है। फिर आगे क्या लिखा मैंने, जब लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाती है तो डार्क रिएक्शन नहीं होती है और इस प्रकार CO2 कार्बोहाइड्रेट के रूप में फिक्स नहीं होती। इसलिए वीड यानी कि खरपतवार स्टारवेशन यानी कि भूख से मर जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब। अब आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, छठा पॉइंट हमारा है न्यूट्रोफिजियोलॉजी का। अब न्यूट्रोफिजियोलॉजी होती क्या है वो मैंने इसमें डिस्क्राइब किया कुछ पॉइंटों के अंदर। फिजियोलॉजी इज येट अनदर इंपॉर्टेंट एरिया टू अंडरस्टैंड क्रोफिजियोलॉजी फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ ए क्रॉप। अराउंड 17 इनिशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो न्यूट्रोफिजियोलॉजी में पहले पॉइंट को हम डिस्क्राइब करते हैं। देखो क्रोफिजियोलॉजी को समझने के लिए न्यूट्रोफिजियोलॉजी एक और इम्पोर्टेंट एरिया है। किसी क्रॉप के हेल्थ ग्रोथ के लिए लगभग 17 आवश्यक तत्वों की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। देखो 17 इनिशियल एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं थोड़े मैं बता देता हूँ ऐसे ही। देखो इसमें 3 तरह के इनिशियल एलिमेंट होंगे, बेसिक, मेजर और माइनर। देखो बेसिक में आपका CHO आ जाएगा यानी कि एयर आ जाएगा। मेजर में आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी आ जाएगा। प्राइमरी में आपका NPK यानी कि सोयल, और सेकेंडरी में आपका CA कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका S। और माइनर में आपका Fe, Mn, Zn और एक्सेट्रा और वासे। अब अगले पॉइंट में मैंने क्या लिखा, नॉलेज ऑफ न्यूट्रोफिजियोलॉजी हैज हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनिशियल न्यूट्रिएंट्स, आयन अपटेक मैकेनिज्म, देयर डिफिशिएंसी सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजर्स। देखो इस सब का मतलब ये है कि न्यूट्रोफिजियोलॉजी के ज्ञान ने इनिशियल
इनिशियल न्यूट्रिएंट्स यानी कि आवश्यक तत्वों, आयन अपटेक मैकेनिज्म, उनकी कमी के लक्षणों और करेक्टिव करेक्टिव मेजर्स यानी कि सुधारात्मक उपाय की आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प की है। ये इसका मतलब हो गया। अब लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, इट इज आल्सो हेल्प टू चेक द टॉक्सिसिटी सिम्टम ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब यह है कि यह वेरियस न्यूट्रिएंट्स के टॉक्सिसिटी सिम्टम को चेक करने में हेल्प करता है। अब इसका आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड देयर इनटेक बाई प्लांट्स कैन बी टोटल अंडरस्टैंड बाई स्टडिंग प्लांट फिजियोलॉजी। देखो इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजर का उपयोग और प्लांट्स द्वारा उनके सेवन यानी कि इनटेक को प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी करके पूरी तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, न्यूट्रोफिजियोलॉजी में के अंदर। 7वां पॉइंट, फोटो पीरियोडिज्म। इसमें मैंने लिखा है पहला पॉइंट, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। दिस कॉन्सेप्ट यूज टू चूज फोटो इंटेंसिव इनसेंसिटिव वेराइटीज। देखो इस सब का मतलब ये है कि दिन और रात की रिलेटिव लेंथ के प्रति प्लांट के रिस्पॉन्स को फोटो पीरियोडिज्म कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज फोटो इनसेंसिटिव वैरायटीज को चूज करने के लिए किया गया था। ये इसका मतलब हो गया। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि द सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी दैट हैव रिवोल्यूशनाइज्ड इंडियन एग्रीकल्चर आर लोडेड रेसिस्टेंट फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव हाई यील्डिंग एंड फोटो इंसेंसिटिव। देखो इसका मतलब ये है, इंडियन एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति लाने वाली राइस की सेमी ड्राफ्ट वैरायटी लोडिंग रेसिस्टेंट है, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स है, हाई यील्डिंग है, फोटो इंसेंसिटिव है। ये इसका मतलब हो गया। अब आगे हम फोटो इंसेंसिटिव इसका लास्ट पॉइंट है, फोटो इंसेंसिटिविटी हैज अलाउड राइस कल्टीवेशन इज नॉन ट्रेडिशनल आर लाइक पंजाब even in traditional area rice wheat rotation has been possible only due to these variety। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानते हैं हम। देखो फोटो इंसेंसिटिविटी यानी कि फोटो असंवेदनशील, इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से बताता हूं कि फोटो इंसेंसिटिविटी ने पंजाब जैसे नॉन ट्रेडिशनल यानी कि गैर परंपरागत एरिया में राइस की कल्टीवेशन यानी कि खेती की अनुमति दी है, और ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक एरिया में भी राइस व्हीट रोटेशन इन वैरायटी के कारण ही पॉसिबल हो सकता है यानी कि संभव हो सकता है। ये इसका मतलब हो गया। अब हम आगे 8वें पॉइंट पे। 8वें पॉइंट में मैंने लिखा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा कि प्लांट कैन रेगुलेट देयर ग्रोथ थ्रू इंटरनल ग्रोथ मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द एक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लो concentration of chemical substance called plant growth substance, फाइटो हार्मोन्स और या प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन। देखो इस सब का मतलब क्या है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन कहते किसको है उसको हम जानते हैं। देखो इसमें मैंने लिखा है कि प्लांट इंटरनल ग्रोथ मैकेनिज्म के थ्रू अपनी ग्रोथ को रेगुलेट यानी कि नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें केमिकल सब्सटेंस यानी कि रासायनिक पदार्थ की एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेट यानी कि बेहद कम सांद्रता की क्रिया यानी कि एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जिसे प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है या कहते हैं। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आखिरी पॉइंट है इसका। द रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट सेटिंग हैज बीन कंट्रोल्ड इन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स एट द एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ प्लांट हाइट एंड एज। देखो इस सब का मतलब क्या है इसके अंदर, इसका मतलब ये है कि प्लांट हाइट और एज के एप्रोप्रिएट टाइम यानी कि उचित समय पर डिफरेंट हार्मोन्स को एप्लीकेशन के माध्यम से फूल आने, बीज बनने और फल लगने के रेगुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब इसके 9 पॉइंट पे आ जाते हैं। 9 पॉइंट में मैंने लिखा है कि इंडियन एग्रीकल्चर बीइंग predominantly rain fed is nature, so development of drought resistant variety is very important। फिर आगे लिखा है मैंने, एक इस पॉइंट को समझ लेते हैं पहले कि इंडियन एग्रीकल्चर predominantly रेन फेड यानी कि मुख्यतः वर्षा आधारित है, इसलिए ड्राउट रेसिस्टेंट वैरायटी का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि बहुत मुख्य है। अगला पॉइंट मैंने लिखा रूट जोन डेप्थ, डेंसिटी ऑफ रूट, प्लांट वाटर पोटेंशियल, रिलेटिव कंटेंट, वाटर यूज efficiency, exophytic character of leaves, etc. are some of character help to breed through drought tolerance variety and to develop efficient irrigation management, parasites, sprinkle and drip irrigation। देखो इस सब का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, जिसमें रूट जोन डेप्थ यानी कि जड़ क्षेत्र की गहराई, डेंसिटी ऑफ रूट यानी कि जड़ का घनत्व, प्लांट वाटर पोटेंशियल यानी कि पौधे की जल की क्षमता, रिलेटिव वाटर कंटेंट यानी कि सापेक्ष जल सामग्री, वाटर यूज इफिशिएंसी जल की दक्षता, और आपका एक्सोफाइटिक यानी कि पत्तियों की जेरोफाइटिक। फिर आगे आपका आखिरी में
कैरेक्टर ऑफ लीव्स यानी कि विशेषता आदि। देखो इसमें क्या कहा हमने, इनमें से कुछ लोगों को ड्राउट टॉलरेंस वैरायटी और इफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट को डेवलप करने में हेल्प की है। इन दोनों ने, स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन, मदद हेल्प करती है। भाई आखिरी पेज आ गया हमारा। अब आगे इसके 10वें पॉइंट, 10वें नंबर, 10वें में मैंने लिखा है, 10वें उसमें प्रकार में कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर यूज इफिशिएंसी, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं WUE, इन इन्फ्लुएंसिंग grain yield under water immediate condition can be explained by the following model given by Pesciora। देखो इस सब का मतलब ये है, इसको समझते हैं कि वाटर लिमिट कंडीशन में ग्रेन की यील्ड यानी कि उपज को इन्फ्लुएंसिंग यानी कि प्रभावित करने में वाटर यूज इफिशिएंसी के महत्व को पासियोरा द्वारा दिए गए निम्नलिखित मॉडल द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि ग्रेन यील्ड का फॉर्मूला ये T इंटू TE इंटू HI। टी को हम समझ सकते हैं, टी की फुल फॉर्म, टी को हम कहते हैं कि टोटल ट्रांसपिरेशन बाय द क्रॉप कैनोपी। टीई को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन इफिशिएंसी, और WUE यानी कि वाटर यूज इफिशिएंसी, और HI को हम बोलते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। ये हो गया। अब आ गया इसका हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा 11वें नंबर पे। 11वां नंबर है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी। देखो क्या होती है इसमें। पहला पॉइंट हमने लिखा है मॉइस्चर एंड टेम्परेचर आर द टू इंपोर्टेंट फैक्टर केजिंग फिजियोलॉजिकल चेंज दैट रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेन। देखो इसका मतलब ये है कि मॉइस्चर और टेम्परेचर दो क्या है, इंपोर्टेंट फैक्टर यानी कि कारक है। फिर अगले पॉइंट में क्या इसमें क्या कहा मैंने, फिजियोलॉजिकल चेंज लाने वाले फैक्टर जो ग्रेन की हार्वेस्ट के बाद की क्वालिटी को क्या करेंगे, रिड्यूस यानी कि कम कर देते हैं। ये इसका मतलब हो गया। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, अगला पॉइंट लिखा मैंने कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर हैव प्रूव्ड इफेक्टिव इन स्टोरेज ऑफ ग्रेन। देखो इस सब का मतलब ये है कि मॉइस्चर कंटेंट यानी कि नमी की मात्रा का कंट्रोल और लो टेम्परेचर का मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव ग्रेन स्टोरेज में प्रूव्ड इफेक्ट यानी कि कारगर साबित हुए हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लो भाई क्या लिखा है। इन रिसेंट ईयर ए मेथड कॉल्ड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज वाज डेवलप्ड फॉर प्रोलॉन्ग्ड पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। देखो सबका मतलब यह है कि रिसेंट ईयर यानी कि हाल के वर्षों में एक मेथड या विधि को हम मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज यानी कि संशोधन वायुमंडलीय भंडार कहा जाता है। फिर आगे मैंने इस वाली लाइन में क्या लिखा, इस वाली लाइन में मैंने लिखा कि फ्रूट और वेजिटेबल की हार्वेस्ट के बाद प्रोलॉन्ग्ड लाइफ यानी कि लंबे जीवन के लिए डेवलप किया गया था या विकसित किया गया था। ये इसका मतलब हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। आज हमने जाना है
क्या? आज हमने फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी में फसल कायिकी का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में बात जाना, और एग्रीकल्चर में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। क्रॉप के बारे में मैंने डेफिनेशन दी, फिर क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में उसकी डेफिनेशन दी। डेफिनेशन देने के बाद मैंने एक फ्लो चार्ट दिखाया आपको फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है प्लांट के अंदर। फिर मैंने इसमें प्रोसेस और फंक्शन को डिस्क्राइब किया। इसको डिस्क्राइब करने के बाद मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री दी क्रॉप फिजियोलॉजी की कुछ साइंटिस्टों द्वारा। फिर मैंने इसमें बताया आपको कि एग्रीकल्चर में क्रॉप फिजियोलॉजी में क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी एग्रीकल्चर में। फिर मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इसकी इंपॉर्टेंस दी फिजियोलॉजी की एग्रीकल्चर में, जिसमें हमारा सीड फिजियोलॉजी हो गया। फिर हमारा ऑप्टिमम सीडलिंग ग्रोथ वाला बताया मैंने पोर्शन आपको। फिर ग्रोथ मेजरमेंट ऑफ क्रॉप के बारे में बताया। उसको बताने के बाद मैंने हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में बताया। फिर मैंने पांचवा पॉइंट एक और बताया कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट वेडिसाइड न्यूट्रोफिजियोलॉजी के बारे में बताया। फोटोपिरियोडिज्म के बारे में बताया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताया। और लास्ट में हमने इसके बारे में बताया पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी के बारे में। तो भाई आज का टॉपिक हमारा आज का यहीं खत्म होता है। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।